नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2022 को, जो आज हुबली जोन का एग्ज़ाम हुआ है। हुबली जोन का एग्ज़ाम यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपकी 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो 6 अक्टूबर को प्रथम पारी में पूछेगी जीके प्लस साइंस के 45 में से 43 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। तो सभी 43 सवाल आंसर सहित कवर करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए है कमेंट सेक्शन बताना कितने सवाल यहाँ से आपके क्रैक्ट हो पा रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। देखिएगा आपके सामने पहला सवाल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। विकल्प में आपकी नीरज चोपड़ा था, जिनको एक ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। वैसे इनको 2021 में ये अवार्ड दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा आपको करेक्ट करना है। बाकी 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किन किन प्लेयर्स को दिया जा चुका है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किन को दिया जा चुका है, अवनी लेखरा, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोहरगेन, पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। उसके बाद सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मनीष नरवाल, मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह, इनको मिला ये अवार्ड। सवाल नंबर 2 देखें उससे पहले टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील है जो कि आपको फ्लैश सेल के तहत मिल रही है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप टीटीज के कूपन कोड यूज़ करके 360 में ले सकते हो। अभी रेलवे के बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी करते हो या फिर आपके जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं, तो टेक्स्ट बुक पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। एक ही पास ले लीजिएगा, जो चाहे मन चाहे एग्जाम्स का मॉक टेस्ट दीजिएगा, अपनी तैयारी को रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कीजिएगा। एग्जाम से पहले ही पता चल जाए कौन सी रैंक है, तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक होता है। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए जहाँ पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं। अभी ऑफर के तहत आप टीटीज के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला सवाल है, शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज से बार बार सवाल रिपीट हो रहा है। 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा ऐड हुई थी तमिल, उसके बाद 5 में संस्कृत हुई है। ठीक है, 4 में तमिल और 5 में क्या हुई, 5 और संस्कृत। उसके बाद 8 में हुई है कन्नड़ और तेलुगु। केटी आपकी 8 में हो जाएगी, कन्नड़ तेलुगु। नेक्स्ट यहाँ पर बात मलयालम हुई है 2013 में, एम और 3 मलयालम 13 में, और लास्ट में उड़िया भाषा ऐड की गई है 2014 में। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, ओल्ड है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 2021 में कौन सी कोविड वैक्सीन की मंजूरी दी गई थी। ये विकल्प दे रखे थे आपकी कोविशील्ड था, कोवैक्सीन था और कोवोवैक्स था, स्पुतनिक था। अब बात करूँ यदि 2021 में इमरजेंसी ग्रांट दिया गया था, परमिशन दी गई थी 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन है वो भारत बायोटेक की है, कोवैक्सीन। कौन सी, कोवैक्सीन हो जाएगा। बाकी बात करूँ यहाँ पर बच्चों के लिए जो मान्यता दी गई है DCGI की तरफ से, और वो बच्चे हैं 12 से 18 वर्ष के जो भी किशोर हैं उन हेतु यहाँ पर DCGI की तरफ से फरवरी 2022 में कोविड-19 वैक्सीन कोरोवैक्स, क्या नाम है इसका, कोरोवैक्स है, जो यहाँ पर बात हो रहा था कोरोवैक्स है, ये 12 से 18 वर्ष है और 2 से 18 के लिए कोवैक्सीन हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में इंड्यूस्ड करंट की दिशा कौन सी फिंगर शो करती है। तो 2 ही सवाल पूछ लिए गए हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट दोनों से सवाल पूछे गए। अब देखिए जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, दक्षिण हस्त नियम है, इसमें तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है और आपका थंब है, ये तीनों ही 90 डिग्री के एंगल में रहेंगे। तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को और शो करेगी, अंगूठा है चालक की गति की दिशा, और मध्यमा है ये इंड्यूस्ड करंट की दिशा को दर्शाती है। जो आपको पूछा कौन सी फिंगर, तो मिडिल फिंगर है, ये इंड्यूस्ड करंट को दर्शाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपके वाम हस्त नियम का भी पूछ लिया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में मध्यमा और तर्जनी क्या क्या शो करती है। अब लेफ्ट हैंड रूल में भी ये तीनों ही फिंगर है 90 डिग्री के एंगल में रहेगी और ये रहेगी लेफ्ट हैंड में। ठीक है, उस केस में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा अंगुली धारा की दिशा और अंगूठा है चालक में बल की दिशा को दर्शाएगा। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम में एक तत्व किस तत्व के समान गुणधर्म दर्शाएगा। तो एक तत्व यानी पहला तत्व हो गया वो 8वें तत्व, यानी उनके बीच में टोटल 6 एलिमेंट रहेंगे, बीच में पहला और 8वां फिर एलिमेंट आपस में गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, वो समान शो करेंगे। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। नेक्स्ट यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम
पीबी लेड है, एफई आयरन है, एल्यूमिनियम है। इनका सही क्रम आपको बताना था। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के क्रम में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में प्रथम एलिमेंट आ जाता है, वो पोटेशियम है। ये आप देखेंगे घटती हुई अभिक्रियाशीलता, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है। ये इसका सही क्रम है, ज़्यादा से कम की ओर। कलकत्ता दंगा, जैसे कलकत्ता का भीष्म हत्याकांड, बंगाल हत्याकांड, ये किससे संबंधित है? कलकत्ता दंगा सीधा कार्रवाई दिवस है, जो डायरेक्ट एक्शन डे है, सीधा कार्रवाई दिवस 16 अगस्त की इसकी डेट पूछी जाती है। 16 अगस्त 1946 को ये प्रारंभ हुआ था, जिसमें सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट वाले यहाँ पर जो लीवर का आपको बताना था स्थिति क्या है, तो लीवर रहता है राइट साइड में, राइट साइड में ऊपर जो अपर पार्ट रहता है एब्डोमेन का, पेट का, उधर का, उसके अपर पार्ट में राइट साइड में आप देखेंगे ये जो मानव है इस साइड मुंह करके खड़ा, तो ये इनकी राइट साइड हो जाएगी इनकी दृष्टि से, ये इनकी लेफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका लीवर है, किस साइड में? राइट साइड में, अपर की सेक्शन में लीवर है। और बाकी पूरा ये आप पाचन तंत्र देख सकते हो, जीवा से शुरुआत, मुंह से शुरुआत होती है, ये आपकी गर्शिका है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये अमाशय है, ठीक है, जैसे आप पेट बोलते हो अमाशय, और ये इसका डायफ्राम रह जाएगा। और उसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे पित्ताशय, पित्त का भंडारण होता है, पित्त नली है, तो ये यकृत के ऊपर की डायरेक्शन में आप देख पा रहे हो। और जैसे ही अमाशय है उसके जस्ट नीचे आपको अग्नाशय देखने को मिलता है, और इसके आसपास यहाँ पर छोटी आंत है, फिर नीचे आपकी बड़ी आंत आ जाएगी, और सबसे नीचे यहाँ पर गुदाद्वार, मानव पाचन तंत्र है। इसका आपको पार्ट पूछा है, यकृत कहाँ पर रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और आपकी इमेज से पूछ लिया, हृदय में कपाट कौन सा है? चित्र में आपको बताना था एनसीईआरटी में कपाट कौन सा है, तो ये विभाजिका है जिसे आप कपाट बोलते हो, ये स्थिति रहती है कपाट की। बाकी पूरे पार्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट वाले यहाँ पर रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? रामनवमी जब भगवान राम का जन्म हुआ था, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, वो नवमी है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी। एक जो नवमी अभी गई है दशहरा से पहले, इसे कहा जाता है महानवमी, रामनवमी नहीं कहा जाता, इसे महानवमी बोलते हैं। रामनवमी होती है जो कि वैसे मनाई जाती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, जो लगभग अप्रैल मंथ में पड़ती है, आप कह सकते हो 9th डे ऑफ चैत्रा मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में मनाया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका एक वीक के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में जो प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया है वो 1 से 8 मार्च 2022 को। आपको V दे रखा है 12 वोल्ट, I 2 मिली एम्पियर दे रखा है, R ज्ञात करना। सबसे पहले देखना I मिली एम्पियर में, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सभी ऐसा यूनिट है। तो V बराबर ओम का नियम क्या कहता है? IR है, तो यहाँ पर R आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, R बराबर V/I। याद रखना V आपको 12 वोल्ट दे रखा है, I यहाँ पर 2 मिली एम्पियर है, इसको मैं एम्पियर में बदलूंगा तो 2 भाग क्या करूँगा 1000 दूंगा, तो 1000 भाग दिया तो ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 1000 ऊपर चले जाएगा। इसको आप करेंगे कटआउट तो ये 6000 क्या पूछा आपको? R है तो ओम, 6000 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 124 का जो क्लोज 2 है, खंड 2 है, उसके द्वारा उसमें शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की। और अभी हाल ही में 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो यू ललित बने हैं, उदय उमेश ललित, जो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित थे। कस्तूरी मृग मस्क डियर है, वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प थे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट है, जैसे कि ये आपका इस साइड वाला पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर तो रहते नहीं है। कस्तूरी मृग है ऊपर की उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, सिक्किम है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो एक था पर्वतीय क्षेत्र था, एक था मैदानी जगह, तो पर्वतीय क्षेत्र जो भी ऑप्शन था बताने की 2400 मीटर की ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला है भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदियों में आप देखेंगे तो भवानी भी उसमें एक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है, केरल और तमिलनाडु में बहती हैं। तो कावेरी की अन्य सहायक में आपकी शिमशा हो जाएगी, हेमवती है, अरकवती है, लक्ष्मण तीर्थ है, काबिनी है, भवानी है, ये अमरावती नदियाँ हैं।
एक सिंबल आपको पूछा था कि ये ओम था या फिर प्रतिरोध का भी इस प्रकार हो सकता है, जो प्रतिरोध से आप डिनोट करते हो। तो ये किसका सिंबल है? तो ओम तो हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक है। बाकी जो आप सर्किट में दर्शाते हो प्रतिरोध वो इस टाइप से। नेक्स्ट सवाल, कार्बन की आपको वैलेंसी पूछे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसलिए ये सहसंयोजक बॉन्डिंग दर्शाता है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल है। नई वायु खेल नीति है, जो न्यू एयर स्पोर्ट पॉलिसी है, उसमें हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी? तो 4 टायर की होगी। कितने? 4 स्तरीय शासन संरचना होने वाली है। तो उसमें 4 स्तर में प्रमुख जो स्तर हैं, सर्वोच्च शासी निकाय है वो एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय संघ होगा, फिर यहाँ पर राज्यों का होगा, यूटी का होगा, फिर जिला स्तर पर होगा। इस प्रकार 4 स्तरीय रहने वाला है। और ये जो नीति है इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को एक शीर्ष एयर स्पोर्ट देश है वो बनाना। इसमें टोटल 11 एयर स्पोर्ट है, जहाँ से पहले सवाल आ भी चुके हैं कौन से एयर स्पोर्ट है कौन सा नहीं है, ये ज़रूर याद रखना। अगला सवाल, किसमें गुणसूत्र पूर्ण जोड़ा में पाया जाता है? तो ये विकल्प थे मानव मादा, मानव नर, पक्षी, स्टारफिश। इसमें मानव मादा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें एक्स हैं, एक ही गुणसूत्र है वो पैर के रूप में रहता है। और बाकी जो नर में एक्स वाई पाया जाता है लास्ट वाला। उत्तल लेंस का एफ आपको 25 सेंटीमीटर। तो पावर, भाई जब उत्तल लेंस दे दिया है कोई भी स्थिति हो, उत्तल में हमेशा आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो आपकी जो 1/f जैसे आप पी डायोप्टर में रहती है वो भी पॉजिटिव होने वाली है। तो यूपी रहता हमेशा, तो आप कहेंगे अब 1/25 है, लेकिन याद रखना सबसे पहले 25 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ ऐसा यूनिट का खेल है। तो 25 को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 25/100 करेंगे, जो 100 ऊपर चला जाएगा, 100/25 यानी आपके 4 डाईऑप्टर प्लस में हो जाएगी इसकी पावर। नेक्स्ट सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण? दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, बिल्कुल करेक्ट है। कंचनजंगा सिक्किम में, केटू हिमाचल प्रदेश में, और एक था कांगरी पीक लद्दाख में। कांगरी लद्दाख है, लेकिन केटू की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न होकर ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर में आ जाती हैं। यहाँ पे चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पर केटू है। अब एक सर्वोच्च शिखर में कामेट का भी नाम आता है, ये भी उत्तराखंड में है। अमोनियम क्लोराइड किससे बनेगा? अमोनियम क्लोराइड है वो एक तो बन जाएगा अमोनिया प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फोटोसिंथेसिस में कौन सा सब्सटेंस है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन सा अभिकारक भाग नहीं लेगा? O2 है, वो बाई प्रोडक्ट बनता है, आपको पता होगा 6CO2 6H2O। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 बनाएंगे। तो ये रहती हैं इसकी रिएक्शंस। अब काफ़ी बार पूरी जो फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है, यानी वैसे ये इस प्रकार रिएक्शन रहते हैं 6CO2 प्लस 12H2O रहता है, और पूछा भी जाता है तो इसमें C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O, ये भी रिएक्शंस कह सकते हो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इसमें 6H2O इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये एक तरीके से 6H2O इस साइड आप डायरेक्टली मान सकते हो। वस्तुतः ये रिएक्शंस पूरी इस प्रकार रहती है अभिक्रिया में। लास्ट में भी जल के अणु बच भी जाते हैं, अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक 5 सेंटीमीटर लंबी तार की प्रतिरोधकता आपको दे रखी है, यदि लंबाई बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दे तो प्रतिरोधकता, भाई प्रतिरोधकता पर कोई भी बदलाव नहीं आता है, क्योंकि प्रतिरोधकता है ना वो डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर। तो पदार्थ तो वही है ना, तो उसकी प्रतिरोधकता थोड़ी चेंज होगी, आप लंबाई बढ़ा रहे हो खींच कर कुछ भी करके। तापमान और प्रकृति पर डिपेंड करती है उसकी प्रतिरोधकता। जैन धर्म में तीर्थंकर संबंधित सही कथन। अब तीर्थंकर किसे कहते हैं इस टाइप से अर्थ बताना था। तो तीर्थंकर, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं वो ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्होंने उपदेश दिया, ऑटोमेटिकली उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो ज्ञान उन्होंने बांटा है ताकि असंख्य जीवों को इस संसार से तार हो जाए, मतलब मोक्ष हो जाए, जीवन मरण के चक्कर से विमुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसलिए इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया, परोपकार बताया किस टाइप से ये संसार में आगे बढ़ना है। तो ये तीर्थंकर, जिसमें प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभनाथ, उसके बाद 24वें हुए हैं वर्तमान महावीर। नेक्स्ट सवाल, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आर्टिकल 40 का है पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का।
किस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप बनता है? तो ये ऑप्शन थे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें आपके ये जरूर अविलेय अवक्षेप बनता है। मानव में कृतंक इंसीजर जो काटने के दांत है वो कितने होते हैं? तो ऊपर 8 और नीचे में जो दांत है वो भी 8, सॉरी 4 होते हैं ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार टोटल 8 जो टीथ हैं, जिसे इंसीजर बोलते हैं, छेदक दांत बोलते हैं, कृतंक दांत बोलते हैं, वो 8 होते हैं। 32 दांत होते हैं ना, उसमें 4 टाइप के दांत हैं। 8 आपके काटने के हैं, फाड़ने के दांत है वो 4 है, जिसे भेदक रदनक बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 है, सबसे ज़्यादा है वो है मोलर है, जिसे चरौनक बोलते हैं, चबाने के दांत है वो 12 है। तो 8 और 4 12, 12 और 8 हो जाएंगे 20 और 12 यहाँ पर 32 दांत। मौलिक कर्तव्य कौन सा? तो टोटल जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, जिसमें से एक विकल्प में था 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता या संरक्षक के द्वारा, वो आपका मौलिक कर्तव्य है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, के जैसे बोलते हो, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल 51A में वर्णित है। तो 11 मौलिक कर्तव्य आप जरूर याद रखना है, बार बार यहाँ से ग्रुप डी में सवाल पूछा गया है। तो ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं, काफ़ी बार एग्जाम में सवाल रिपीट होता है ये। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का, ये पहला है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको संजोए रखें, पालन करें, ठीक है। तो ये सभी देश की रक्षा करें, एकता अखंडता हो गया, ये मौलिक कर्तव्य हैं। किस घटना के कारण विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला है? तो एक था सुएज नहर का खुलना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक सवाल था कौन सी कंपनी अपनी हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क क्षमता का विस्तार करने के लिए सीमी V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई है? तो ये भारतीय एयरटेल शामिल हुई है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक कौन से राज्य या यूटी में शुरू की गई है? स्कूल हेल्थ क्लिनिक है ये दिल्ली में मार्च 2022 में मनीष सिसोदिया हैं, इनके द्वारा स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में की गई है। मांग किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन थे जनसंख्या, उपभोक्ता रुचि, वस्तु का मूल्य। अब ये चौथा पूरा विकल्प नहीं मिला है, उत्पाद आगे कुछ था। अब जनसंख्या पर मांग निर्भर करती है, डिमांड। अब उपभोक्ता की रुचि होगी, करेक्ट है, ये भी डिमांड करती है, इस पर भी निर्भर। वस्तु का मूल्य कम होगा तो ज़्यादा यहाँ पर डिमांड रहेगी, ज़्यादा होगा तो कम रहेगी, तो वो भी डिपेंड करती है। तो ये चौथा विकल्प जो भी पूरा है वो करेक्ट हो जाएगा। तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? तो तत्व तो बहुत है ना, तो एक सभी तत्वों के गुणधर्म कैसे याद रख पाएंगे? तो एक ग्रुप वाले तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए वर्गीकरण आवश्यक है। बड़े बांधों के निर्माण में समस्या, 3 प्रमुख समस्या देखने को मिलती है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो एक है सामाजिक समस्या, इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं क्योंकि आवास है जो बांध बन रहे हैं वहाँ पर, वो आवास इनसे छीन जाता है। आर्थिक समस्याएं कौन सी होती है? तो जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ यहाँ पर नहीं मिलता है। पर्यावरणीय समस्या है, बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तो जैव विविधता की क्षति होती है। 3 प्रमुख समस्या, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय। प्रबल अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है तो पॉप साउंड है, ये पहले भी आ चुका ग्रुप डी में, पॉप साउंड है हाइड्रोजन की। एक था धात्विक अपशिष्ट का निपटान किस विधि से होता है? धात्विक जो अपशिष्ट है ना उन्हें आप रिसाइकल करके दोबारा यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 2-3 न्यूमेरिकल हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी आपको दिया गया था, यानी यू आपको दे रखा था 30 सेंटीमीटर, इसको अलग कलर करते हैं, ठीक है। यू 30 सेंटीमीटर दे रखा था। उसके बाद आपको दे रखा था वस्तु की ऊंचाई, वो था 10 सेंटीमीटर, जो कि एच बराबर 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको प्रतिबिंब की हाइट भी दे रखी है, एच डैश बराबर 2.5 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है? तो एफ, फोकल लेंथ एफ फाइंड आउट करना है। देखिए आपको चीज़ें दी हैं, यू दे रखी है, यदि वी दिए रखे होता है ना तो आप इजीली कर सकते थे, लेकिन ये 2 चीज़ तो है ना, यहाँ से आवर्धन निकालेंगे आप, ठीक है। आवर्धन होता है क्या है? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों अवतल दर्पण है, यहाँ पर प्लस माइनस का आवर्धन के केस में खेल, जब हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट रहता है तब आप देखना रहता है कि वस्तु की स्थिति ऊपर की साइड में, तो वो पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा एच। तो 10 सेंटीमीटर है, सॉरी वस्तु है वो एच डैश ऊपर है ना, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब यहाँ पर अवतल दर्पण है, एक स्थिति को छोड़ दे तो नीचे ही बनेगा, और जिस स्थिति में ऊपर प्रतिबिंब बनता है ना उसमें क्या होता है, वस्तु है वो बड़ी, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। हालांकि यहाँ पर प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा है, इसका मतलब वो स्थिति तो है नहीं, यानी यहाँ पर माइनस आपको एच लेना पड़ेगा, जो कि आपका -10 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस आपका ये एच डैश था। एच तो ऊपर की साइड में ही रहता है, इमेज तो ऊपर की साइड में ही रहेगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड में रहेगा, इमेज नीचे की साइड में। तो यहाँ पर 2.5/10 आप निकालेंगे, जैसे आप कह सकते हो 1/4 -1/4। अब आवर्धन निकालने से क्या फ़ायदा हो गया? अब आवर्धन होता है क्या? एक्चुअल में आप दर्पण का आवर्धन देखेंगे ना, m बराबर होता है -v/u होता है। तो यहाँ पर m आपको दे दिया गया है, ठीक है।
u आपको दिया गया है तो v निकाल पाएंगे इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आप v निकाल पाएंगे क्योंकि m के स्थान पर -1/4 आप डालेंगे, उसके बाद -v आपको फाइंड आउट करना है। u है, u -30 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, -30, क्योंकि वस्तु है ना वो हमेशा माइनस में ही ली जाती है। तो यहाँ से आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपका v कितना हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 30/4, वो भी माइनस में। अब v का माइनस में आने का मतलब वस्तु प्रतिबिंब भी आपका लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, जो अवतल दर्पण में बनता भी है। अब आपके v मिल गया है, u आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब दर्पण फॉर्मूला यूज करेंगे ना आप, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आपके पास में v है वो 30/4 है, और ये भी आपको लेना पड़ेगा माइनस में, ठीक है। v बराबर -30/4 और u भी आपको माइनस में लेना पड़ेगा। फिर माइनस माइनस अपने आप में ऐड हो गई, तो वो भी माइनस में, तो f भी आपका माइनस में आने वाला है, क्योंकि अवतल दर्पण में f हमेशा आपकी माइनस में ही रहता है। तो इस केस में आपका 1/f निकल के आ जाएगा, 1/v कितना हो जाएगा, यानी 4/-30 है, और इस साइड में भी आपको माइनस हो जाएगा, 1/30 है। तो फिर आपका एलसीएम आ जाएगा वो 30 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपकी -4 -1 यानी -5/30 आपकी 1/f हो गया। या फिर f बराबर क्या हो जाएगा, 30/5, वो भी माइनस में है। f बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6f सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, अवतल लेंस में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन आपको ज्ञात करना है। यानी आपको u दे रखा है वो 7.5 दे रखा है, ठीक है, और f दे रखा है 15 दे रखा है। इजीली आप v फाइंड आउट कर सकते हो लेंस फॉर्मूला से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से जो लेंस फॉर्मूला रहता है। याद रखना अवतल लेंस में फोकस दूरी है ना हमेशा आपको माइनस में लेनी है, f बराबर -15, क्योंकि अवतल लेंस है यूपी में पॉजिटिव होता है, और वस्तु की दूरी भी आपको यहाँ पर माइनस में, u भी माइनस में लेना पड़ेगा, और यहाँ से आप v फाइंड आउट कर पाएंगे। जब v निकल जाएगा तो आपका m बराबर होता है v/u, लेंस के केस में m बराबर v/u होता है, जो आप निकाल सकते हो। मेंढक में आपको पूछा था श्वसन किसके माध्यम से होता है, लंग्स होता है, त्वचा के माध्यम से भी करते हैं, और मछली बात करें तो गिल्स के द्वारा। तो इस प्रकार आपने देखे 45 में से मैक्सिमम 43 एग्जैक्ट सवाल आंसर सहित आपने कितना अटेम्प्ट किया वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।